नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। तमाम दलों की जीत की तैयारियां हैं और तमाम दलों की दावेदारियां हैं। इन्हीं तैयारियों और दावेदारियों के बीच आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी लेकर आया है। ये कटघरा आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही पलों बाद हरियाणा की राजनीति के दिग्गज इस कटघरे में मौजूद होंगे। हरियाणा के विकास को लेकर बात होगी, नेताजी के दावों और वादों को लेकर बात होगी, हर एक हलके के मुद्दों और परेशानियों को लेकर सवालों की बौछार होगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो हरियाणा चुनाव के सबसे धाकड़ शो के जो धाकड़ मेहमान हमारे साथ हैं, वो 2 बार से बल्लभगढ़ के विधायक हैं। मनोहर पार्ट 2 में मंत्री रहे, नायब टीम में भी शामिल हैं। जी हाँ, हम कटघरे में बुलाने जा रहे हैं हरियाणा कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री मूलचंद शर्मा जी को। मूलचंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, स्वागत है हरियाणा न्यूज पर और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कटघरे में। हरियाणा की जनता, आपके हल्के की जनता और विपक्ष के मुद्दे, शिकायतों, आरोपों को लेकर आपसे सवाल जवाब होंगे। हम हरियाणा की जनता और आपके हल्के की जनता भी ये उम्मीद करती है कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे। सच कहूं, आपकी सरकार पर आरोप है कि आप लोगों ने ज्यादातर तबकों, ज्यादातर वर्गों को परेशान कर दिया है और तभी हरियाणा की जनता ने लोकसभा में आप लोगों को हाफ यानी 5 सीटों पर हाफ के साथ साथ साफ कर दिया है। 10 से 5 सीटों पर आप आ गए हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो लोग कहते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को सपा कर दिया और 5 सांसद दिए हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हरियाणा में पहली बार हुई और अपने दम पे हुई। 2019 का चुनाव जीते और 24 में जो लोकसभा के हम 5 सीट जीते और तीसरी बार हरियाणा में परचम फैला लोकसभा का और हरियाणा में 2 वर्ष और तीसरी बार परचम और फैलने वाला है। जो मित्र आरोप लगाते हैं उन मित्रों के पूछिए उनकी हालत क्या थी। अपने अतीत में जाकर देखिए, जब हमने जीता 10 की 10 जीते थे, उनसे 14 जीते, हम 19 में जीते। और मैं कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं और इसलिए नहीं कि लोकसभा में आज भी मान के चलिए, लोकसभा के सर्वे आज भी उनसे हमारा आगे हैं। वो कांग्रेस और आप चुनाव लड़े थे और बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी आज भी विधानसभा के आंकड़े हिसाब से आज भी आगे है। तो संतोषजनक है ये प्रदर्शन। आप लोग तो 11 कमल उपचुनाव समेत 11 कमल खिलाने की बात कर रहे थे, लेकिन 5 ही कमल खिला पाए। 6 जीते ना, 11 की कहीं हमने करनाल में। उपचुनाव की अगर हम बात ना करें, लोकसभा की बात करें हम। नहीं, लोकसभा में हमने कहा था, उसमें करनाल विधानसभा था ना, जो हमने 11 कहा था, चंडीगढ़ नहीं कहा था हमने करनाल उपचुनाव समेत हम करनाल हमने 6 जीते, 5 हम हारे हैं और 5 की अतीत से सीखना चाहिए। अगर कोई कमी रही है तो जो गलतियां हैं उनको सुधारेंगे और तेजी के साथ हरियाणा प्रदेश के जो लोगों के हमसे जो भूल है, कोई चूक हुई, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों के पास ये रिपोर्ट या इनपुट थी कि लोग इस बार आप लोगों को 10 से 5 पर लाने वाले हैं? नहीं, हमारे पास है नहीं 10 से 5 लाने वाले, पर ये मान के जो रिजल्ट आते परिणाम के बाद ही पता चलता है क्या रिपोर्ट होने वाला। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने वाला हूँ कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जिस भरोसे और विश्वास। क्षेत्रवाद हमने खत्म किया, जातिवाद को हमने खत्म करा, क्षेत्रवाद को हमने खत्म करा, खर्ची और पर्ची को हमने खत्म करा। पहले नौकरी हमने जो पैसे दे उसी की नौकरी लगती थी। हमने भ्रष्टाचार, ये तो नहीं कहा सर, हमने भ्रष्टाचार को बंद किया, जहां भ्रष्टाचार के नाम पर उड़ाई होती थी। हमने सीएलयू जैसी जो सीएलयू के नाम पे थे उसको हमने बंद किया और हमने एक नहीं अनेक किसानों की जमीनों को लूट के लिए फिर अपने लोगों को दे दिया, उसको हमने बंद करने का। हमने बहुत से भ्रष्टाचार के जो अड्डे थे। भ्रष्टाचार को लेकर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर बात कर रहे हैं और आप जब कह रहे हैं हम हैट्रिक बनाएंगे, मंत्री जी, पिछली बार 79 हलकों में आप लोगों को लीड थी, लेकिन विधानसभा में 40 सीटें आप लोगों की आई।
तो इस बार आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बन पाएंगे? क्या ये राहें आसान होंगी हैट्रिक की या फिर जीत के? लोग जब लोकसभा में गलती की थी प्रधानमंत्री जी को 10 की 10 जिताने के उनका मन मूड था, आज वो महसूस करते हैं कि हरियाणा में गलती हुई है। हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 की 10 सीट जितानी चाहिए थी। हरियाणा का आदमी आदमी ठगा महसूस करता है कि ठगा वो ऐसे महसूस करता है कि आज जो देश के लिए काम हुआ है, देश की सीमाओं के लिए जो हमने काम किया है, उस सब में हमारी भागीदारी होती। और इसलिए लोगों का मन है कि ऐसी गलती ना करेंगे। और लोगों को पता है कि हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के आम व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, और जो अनेकों आरोप लगते हैं उसको ख़त्म करने के लिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं विधायक हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा, विधायक होने के नाते क्या, मैं गरीब की आवाज़ कह रहा हूँ। जब गरीब की बात में सुनता हूँ, गरीब व्यक्ति जब कहता है, वो कहता है नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बढ़िया सरकार है। इन लोगों ने हरियाणा में गरीब के बेटे को तो चपड़ासी भी नहीं लगने दिया। मेरा फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ तो कोई किसी गरीब का बेटा कोई टेस्ट देने चला गया, उसको तो बाहर निकाल दिया। और मेरे फरीदाबाद में सारे भारत के लोग हैं, सारा भारत, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक सारे लोग हैं। जब उसको नौकरी मिल जाए, जब बिहार में जाके कहे कि मेरा बेटा हरियाणा में नौकरी लगा है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में लगा है, भारतीय जनता पार्टी के नायब सैनी के नेतृत्व में लगा है, तो कितनी खुशी होगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है अभी तो आप लोग हाफ हुए हैं, विधानसभा में साफ कर देंगे। नहीं, वो तो क्या कहते हैं, और वो साफ ना हो जाए, वो क्या क्या आरोप लगाते हैं। वो तो हमें 14 में कहते जी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार नहीं बना सकती, हरियाणा में तो कमाल हो जाएगा, जब 19 में बने जी दोबारा तो जीत ही नहीं सकते, ये तो हो नहीं सकता, ये कहते हैं। अब तीसरी बार ये कह रहे हैं साफ कर देंगे। हम कह रहे हैं तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हम तो कड़वे घूंट पीने वाले लोग हैं, हम तो कड़वा पीते, मीठा नहीं पीते। वो लोग कांग्रेस में मीठा पीने वाले हैं, हम कड़वा पीते हैं। कड़वा इसलिए पीते हैं कि बात सुनने का, जिस पार्टी में बात सुनने का और बात पीने का जिस पार्टी के लोगों में विपक्ष में रहने का अनुभव है आप लोगों का। रहा हो, हमने विपक्ष भी देखा है, पक्ष भी देखा, सब देखा है। तो मेरा ही कहना है कि उनमें अनुभव है हमारे लोगों में। इनकी तरह नहीं सत्ता से बाहर निकाले मच्छी की तरह खिल जाते हैं, पानी राज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, संघर्ष करना आता नहीं है, लूट तो इन पर आती है। इसलिए बार बार कहते हैं कि इनका रहने वाला कुछ नहीं है। अच्छा, आप जब हैट्रिक की बात कहते हैं या फिर आपकी पार्टी हैट्रिक की बात करती है, पिछली बार अपने बूते सरकार नहीं बना पाए थे, दुष्यंत को जेजेपी को साथ लिया था। अब दुष्यंत ये कह रहे हैं बहुत बड़ी भूल हो गई है, भविष्य में ऐसी कोई भूल नहीं करेंगे, गेहूं के साथ घुन पिसा के लोकसभा चुनाव में, जो उनकी पार्टी का बुरा परिणाम रहा। देखो, दुष्यंत जी अपने साथी हैं, मित्र हैं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। वो तो उनको सोच रहे हैं कि भूल क्या हुई, उनसे भूल हुई या जनता से भूल उनके साथ हुई। और 4.5 साल हमारे साथ काम किया है, लोकसभा में वो चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। जिस बात को कहा है भूल होगी, उनको अब जानकारी बाद में पता लगी, बीजेपी के साथ रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए था, ये तो उनको ही तय करना पड़ेगा। आगे कहाँ रहना है, किस साथ जाना है, अकेला लड़ना है, नहीं लड़ना है, वो दुष्यंत जी। पिछली बार आप लोग 75 पार की बातें कर रहे थे, वो लोग यमुना पार की बातें करते थे। अब वो अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, कैसे भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्या बीजेपी का भी ऐसा ही कोई स्टैंड है कि हम गठबंधन तो नहीं करेंगे, क्योंकि अमित शाह भी कह चुके हैं बैसाखियों वाली सरकार हरियाणा में नहीं चाहिए। हमारा आदरणीय देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा हम किसी की बैसाखियों पर चलने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम कोई व्यक्ति कह लेंगे हम समझौता करते भी नहीं और समझौता हम करना भी नहीं है। हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे और दम पे चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार कहते हैं जी इन्होंने 75 पार का नारा दिया,
हम कह रहे चलो 75 कर रहे थे, हम कहते हैं सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की बनाएंगे। और विपक्ष वाले नारा देने कितना बनाएंगे? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। चलो कोई कोई व्यक्ति से ये आंकड़े की गलती होती है, तो मैं कहता हूं कि हम अपने पूर्ण बहुमत की हरियाणा में सरकार बनाएंगे। पिछली बार भी 75 पार कर रहे थे आप लोग। अब हमने पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं। ये 46 भी हो सकता है। नहीं, हमने ये कहा आंकड़ों में कहीं गलती हो जाए, हमने कहा सरकार बनाएंगे, जीत के साथ बनाएंगे और धमाके के साथ हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस 60 पार 70 पार की बात कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा पदयात्रा निकाल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी रथ यात्रा पदयात्रा निकालने वाले हैं। आप लोगों के पास क्या कुछ तोड़ रहेगा इस रथ यात्रा का? और कांग्रेस 70-75 उनकी हालत भी उनसे हमसे मान लो उनकी हालत हम पे 40 आई, उनकी तो आने वाली भी नहीं है। अगर हमने कोई नारा दिया, हम तो साकार नहीं करे, वो साकार कर पाएंगे? वो हरियाणा में कहीं चले जाना, रोहतक और सोनीपत छोड़ेंगे हम। रोहतक और सोनीपत लोकसभा के झज्जर के अलावा बाहर खिलने वाला कुछ नहीं है। हरियाणा में तो फिर कमल खिलेगा। जो लोगों ने एक क्षेत्रवाद की बात करते हैं, जो लोग जातिवाद की बात आपने 3 जिलों में तो खुद ही हार मान ली मंत्री जी। नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा कि रोहतक सोनीपत में हार नहीं मानी। मैंने कहा छोड़ेंगे आप लोग? मैंने कहा वहीं करेंगे, ये वहीं तक का नारा है। और हम पूरे प्रदेश में नारा लगाते हैं। हम सोनीपत, रोहतक, जब्बा, अम्बाला से लेके पंचकुला, सिरसा तक लगाते हैं। हम पूरे हरियाणा में लगाते हैं, पूरे हरियाणा में बंद करेंगे। ये लोग एक क्षेत्र की राजनीति करते हैं, हम पूरे प्रदेश के, हम 36 बिरादरी को लेकर चलते हैं। हम किसी एक व्यक्ति, एक विशेष किसी को हम लेकर नहीं चलते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास। आप जब पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, हालांकि आपके हलके में अच्छी खासी बढ़त मिली, बढ़िया लीड मिली पार्टी को, लेकिन कई मंत्री बढ़त नहीं बना पाए, लीड हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, उस पर भी सवाल उठे कि बड़े चेहरे बीजेपी के हार रहे हैं। नहीं, कहीं गलती हो जाती है, कहीं अपने जो साथी हैं सब मिलके पूरा करेंगे। समय नहीं मिल पाता सत्ता में, पर अब सारे जो समय है सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं और सब लोग कार्य में लगेंगे भारतीय जनता पार्टी के। और हम भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है। वो मानता है कि अगर देश के लिए करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रह के देश की सेवा करनी है। और ये कहता है कि राज के साथ साथ आम व्यक्ति की सेवा करना का एक माध्यम है। इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करें। अभी आप बात कर रहे थे कि हम सभी जातियों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं। आपके विरोधी मान रहे हैं कि जाट वोट आप लोगों के साथ नहीं है। और क्या अब आप लोग इसका विकल्प ओबीसी को मान रहे हैं? ओबीसी को पोलराइज करने का प्रयास हो रहा है, जिस तरह से नई नई सौगातों का पिटारा ओबीसी के लिए खोला जा रहा है। हमने कब नहीं माना जाट को, बताइए आप? विरोधियों की बात कर रहे हो मैं। नहीं, बताइए ना, बताइए। हमने आज दुष्यंत जी हमारे साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे नहीं, जेपी दलाल जी हमारे साथ मंत्री रहे, चौधरी रंजीत सिंह जी हमारे साथ मंत्री, कमलेश ढांडा जी हमारे साथ रहे। हम 14 में से चार मंत्री जाट समुदाय के नहीं थे। कौन कहता हम जाट को? महिपाल ढांडा पे अब महिपाल ढांडा, मैं पहले की बात करूं दुष्यंत जी के साथ, और ये भी लगा लीजिए कितने महकमे उनके साथ थे, 18 महकमे थे। फिर भी हम पे आरोप कैसे लगाते हैं? आप 36 बिरादरी का आंकड़ा लगाइए ना। आज भी हमारे साथ कमलेश ढांडा, महिपाल ढांडा जी हमारे साथ हैं, चौधरी रंजीत जी हमारे साथ, जेपी दलाल जी हमारे साथ हैं। हमने कौन सा? सतीश पूनिया को भी ले आए प्रभारी के तौर पर। सतीश पूनिया जी प्रभारी है। और कौन ऐसा नहीं है इस प्रदेश से, चाहे राज्यपालों का आंकड़ा हो वो भी हमारे पास है, चाहे प्रदेश से आंकड़ा वो भी हमारे पास है। कई भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लगे। और भारतीय जनता फोकस्ड राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। जिस तरह से ओबीसी सम्मेलन किया गया है, बार बार इस बात को स्टैब्लिश किए जाने का प्रयास हो रहा है कि ओबीसी के बेटे को हमने सीएम बनाया है। करना चाहिए, ओबीसी का करना चाहिए। उनका विचारों की कोई बात सुनी नहीं गई। उन लोगों के जो व्यक्ति हैं, जो लोग पीछे अंतिम पंक्ति में जो बैठते हैं, उनकी बात सुनने का समय है। और भारतीय जनता पार्टी गरीब व्यक्ति कोई अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसकी अपनी बात रखना, उसकी बात सुनना सबका अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी आम व्यक्ति की बात सुनती है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं था, जिनको सुना भी नहीं, वोट किया करते, कोई सुनता भी नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी तो है आज ओबीसी का मुख्यमंत्री हरियाणा में चेहरा है।
किसने कभी कल्पना थी गरीब का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है? कभी कल्पना बताइए ना। नायब सैनी, एक गरीब का बेटा इस प्रदेश की बागडोर। हमने तो ये सुना करते बड़े बड़े लोग यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल जी कपड़ा बेचने वाला, एक गरीब आदमी जिसको पाकिस्तानी के नाम से पुकारा गया, एक गरीब का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। ये कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए ओबीसी सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी अभी अमित शाह जी कर गए हैं। हम आम व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक, और गरीब व्यक्ति के हरियाणा में हम हमारा सबका हिस्सा है, उसके लिए हम आम व्यक्ति सम्मेलन करेंगे और अंतिम व्यक्ति जाने का प्रयास करेंगे। आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, मोहनलाल बडोली को भी जिम्मेदारी दी गई है, वो भी आपके समुदाय से आते हैं, तो क्या आप लोगों को इस तरह की इनपुट थी कि आपका समुदाय भी नाराज है बीजेपी से, या साधने का प्रयास किया गया है चुनाव से ठीक पहले? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। ब्राह्मण की कोई पार्टी नहीं होती, ब्राह्मण राष्ट्रहित की बात करता है और राष्ट्रहित में वोट करेगा। राष्ट्रहित के लिए नाराज हो सकता है, अपनी चिंतन कर सकता है, पर राष्ट्र से कभी समझौता नहीं करा ब्राह्मण ने, और राष्ट्र हित में ही काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो राष्ट्र के बारे में सोचते हो, उसके बाद से क्यों नाराज होगा। और मोहनलाल बडोली जी हमारे बीजेपी के जो हरियाणा के अध्यक्ष बनाए हैं, संघर्षशील हैं, ईमानदार हैं, जुझारू साथी हैं और बहुत लंबे समय संगठन में काम किया है, और पार्टी ने उनको भरोसा विश्वास जताया है। तो मोहनलाल जी आज काम करेंगे, उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, और हमने कभी लड़ाई नहीं है। हम तो देश हित की बात करते हैं, अपने आम व्यक्ति की, गरीब की, इसकी चिंतन करते हैं। आप ये कह रहे हैं अगर ब्राह्मण समुदाय नाराज भी होगा तो भी देश हित में बीजेपी को वोट करेगा, अपने हितों से ऊपर उठकर। देखा नहीं आपने? आप 14 के आंकड़े उठाइए, आप 19 के आंकड़े उठाइए, अब लोकसभा में आंकड़े अब उठा लीजिए, आप 24 के आंकड़े उठाओ ना, 24 के आंकड़े उठाओ, हरियाणा के उठा लो, देश के उठा लो आंकड़े, 14 के आंकड़े उठा लो। मैं कोई राजनीतिक तौर पे नहीं कह रहा हूँ, मैं आंकड़ों के साथ बोलता हूँ। मैं किसी आदमी की ये नहीं कर रहा कोई मुझे कि राष्ट्र हित में, देश हित में, देश के हित में कोई काम करना पड़ेगा। देश के हित में, राष्ट्र के हित में काम करेंगे, जो देश के लिए देश सर्वे। अगर देश रहेगा तो जाति धर्म मजहब रहेंगे, जो देश ही नहीं कुछ नहीं रहेगा। अभी जो सीएम को बदला गया है, कैबिनेट में भी बदलाव किए गए हैं, मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, नए विभाग आपको भी मिले हैं, तो क्या ये समय काफी है नए विभागों के साथ इंसाफ करने के लिए? हाँ, नए विभाग मिले हैं। 6 महीने, 6.5 4 साल दूसरे महकमे में काम किया है। नए विभाग मिले मुझे। फूड एंड सप्लाई महकमा मिला है, उद्योग मेरे को मिला है, लेबर मेरे को मिली है, और चुनाव मेरे पास है। मेरे पास 3 महकमे नए हैं। अब जो भी हमसे काम होगा, जो हमने पहले महकमे थे उन्होंने काम किया है, बहुत बदलाव किया है, रेवेन्यू किया है, उसके भ्रष्टाचार के लीकेज को रोकने का प्रयास किया, हम सब ने किया है। पर ये जो महकमे तीनों मेरे को मिले हैं, प्रयास है इसमें जो प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में, लेबर के क्षेत्र में काम हो करेंगे। करप्शन की आप बार बार बात करते हैं, हमें याद है 2014 से पहले आप खूब प्रोटेस्ट भी करते थे तहसील के सामने, आप इस मुद्दे को उठाते थे विपक्ष में रहकर, लेकिन अब आपके विरोधी कह रहे हैं करप्शन पहले से बहुत ज्यादा हो गया है। बात भले ही बीजेपी करती रहती है जीरो टॉलरेंस करप्शन के खिलाफ, लेकिन धरातल पर जब देखा जाए तो पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार है आज। हमने कभी नहीं कहा भ्रष्टाचार हमने खत्म कर, पूर्णतः खत्म हो गया। हमने कहा भ्रष्टाचार के हमने लगाम लगाई है, हमने भ्रष्टाचार को रोका है। हमने ये तो नहीं कहा बिल्कुल साफ होकर रामराज आ गया। हमने भ्रष्टाचार, किसान की जमीन को रोका है, हमने सरेआम फैक्ट्रियों पर कब्जे होते रोका है, किसान की जमीन पर कब्जे, दुकान मकान को कब्जे होते देखा। और ये कह रहा मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने ये सुना करता था, मैंने देखा कि शाम गए कोठी खाली कर दो, शाम तक उस पर कब्जा हो जाएगा, फैक्ट्रियों को खाली करा दिए। हमने इस चीज़ को रोका है। आम व्यक्ति जमीन पर कब्जा हुआ करता, फिरौती मांगा करते थे, ये उस समय होता। आज बताइए ना कहाँ है? मैं ये तो समय नहीं कह सकता सब कुछ हो गया। आदमी अधिकारी अपने दम पे उगाही करते थे, आज अपने दम पे उगाही करके दिखाते ना।
पूरे आप जब प्रदेश में। कब्जे की बात कर रहे हैं, हमारा एक और कार्यक्रम है, लोग देखते हैं चुनाव हरियाणा का। ग्राउंड पर हमारी टीम जाती है, मंत्री जी लोगों से बात करते हैं। बल्लभगढ़ के लोगों से भी बात की, काफी लोगों का, और विपक्ष तो लगातार कह ही रहा है, जिन जमीन की हम बात करें, प्लॉट्स की हम बात करें, जहां सरकारी प्रॉपर्टी के बोर्ड्स लगे थे, वहां कब्जे हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने, कोई व्यक्ति ने, कोई भी राजनीतिक आदमी ने किसी कब्जेदार की कभी मदद नहीं करोगी, कभी कब्जा कराने का प्रयास नहीं करा होगा, और ना कब्जे के उसके साथ ही मिले होंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है तो उससे प्रशासन ने खाली भी कराया है, और राजनीतिक आदमी, पॉलिटिकल आदमी मिलकर किसी के साथ कोई कब्जा नहीं करा हरियाणा में। नहीं, लोकल लोग तो ये भी सोचते हैं, क्या विधायक या मंत्री की मिलीभगत के बिना ये संभव है कब्जा किया जाना? नहीं, ये परंपरा खत्म हो गई। अब तो परंपराएं, विधायकों की परंपराएं खत्म हो चुकी, कब्जे की परंपराएं सब खत्म हो चुकी। अब कोई कब्जे वाला भारतीय जनता पार्टी मिलेगा नहीं, कब्जा करने वाला तो आपको मिलेगा। आपके पास खनन जब होता था, कांग्रेस की लोकल लीडर हैं, वो बार बार ये कहती थी कि मंत्री की मिलीभगत से अवैध खनन हो रहा है हरियाणा में। हाँ, मेरे पे खनन महकमा था, उनके 10 साल का रेवेन्यू देख लो, उनका 1200-1600 करोड़ था 10 साल का, और मैं जब रेवेन्यू छोड़ के आया मेरा 4600 करोड़ था। 9.5 साल का 4600 करोड़ था, उनका 1600 कुछ था। अवैध खनन के मामले बढ़े थे, तो आप भी मानते नहीं, हैं? मैंने अवैध कमर तोड़ी थी। मैंने मुकदमे दर्ज कराए, सीज करे, जमीन को अटैच किया। 4800-5600 करोड़ आना मुझे लगभग, जो मेरा आंकड़ा, उस समय 1600 करोड़ इनके 10 साल में थे, और हमने उसी 9.5 साल में 5600 करोड़ रुपए दिए थे। जो लोग, हमने भ्रष्टाचार में तो इतना नहीं कहा सके, पर हमने लगाम लगाई, खत्म करने का किया। भ्रष्टाचार की आप बार बार बात करते हैं। फरीदाबाद निगम में जो कथित घोटाला हुआ, जिसको लेकर जांच भी चल रही है, बल्लभगढ़ के कुछ वार्ड्स भी उसमें शामिल गए, उसे लेकर भी सरकार कई बार घेरती है। जो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, उसकी जो जो निगम की बात करते हैं, बल्लड़ में भी कुछ 20-30 करोड़ का काम हुआ है, पूरे उसका है। जो लोग आरोप लगाते हैं, और जिस पे निकला है, विजिलेंस इंक्वायरी कर रही है, इंक्वायरी कर चुके। कहना, आरोप लगाना, तय होना, बड़ा फर्क है। किसी आदमी पे आरोप लगा खड़ा कर देना, और जब उसका आरोप सिद्ध हो जाते हैं, कितना हुआ, कितना आरोप तय हुआ, तब बताएं कि 200 का चार्ज, ये बता दें हुआ क्या है। आरोप तो लगा दिया, सिद्ध करके बताए ना कितना है, ये 200 है, 300 है, 50 है, 40 है, 20 है। आरोप तो दुनिया दुनिया को लगा दो। आरोप तो भगवान राम पे भी लगे, माता सीता पे भी आरोप लगे, हुआ क्या बताए ना। अभी आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि मनोहर लाल कपड़े बेचते थे, और किसी ने नहीं सोचा था एक साधारण इंसान सीएम बनेंगे। आप भी, मिठाई की दुकान आपकी होती थी। जब हम एक तरह से, तो आपके सफर की बात हो, संघर्ष आपने किया के, लेकिन आपके विरोधी और कुछ लोकल लोग ये भी मानते हैं कि मिलन स्वीट्स का जितना विकास हुआ कि उतना पूरे बल्लभगढ़ या फरीदाबाद का नहीं कर पाए मंत्री जी। अच्छे दिन मिलन स्वीट्स के ही आए हैं। मिलन स्वीट मेरे पिताजी ने दी हुई है, और मैंने कोई नया काम नहीं करा। मैंने दुकान खोलना, बच्चों के लिए 300 गज में दुकान मिलन बना दें। और अगर हम 5 भाई हैं, 5 भाई भी मिलन की दुकान 330 गज में नहीं चला सकते। मैं उस बाप का बेटा हूं जिसके बाप पे आज से 70 साल पहले, जिस पे 50-50 भैंस पशु रहते थे, दुधारू। और मैं उस बात का, मेरे भाई, मेरे दादा हेडमास्टर रहे, मेरे चाचा पटवारी रहे, मेरे 2 भाई सरकारी मुलाजिम रहे। हम दुकान में नहीं खोल सकते। आम व्यक्ति ने तो खोल ली, बीकानेर वालों जगह जगह खोल दी, या बीकानेर स्वीट है, बीकानेर, हम दुकान नहीं खोल सकते। वो बताइए, जो आरोप लगाते हैं उनका क्या कारोबार था, वो बता देना क्या कारोबार था, क्या उनके घर में था, क्या कारोबार था, क्या उसका समय में तो मिलन खोला। मिलन से भी परेशानी है तो और मैं दूसरे काम करता। दुकान करना, काम करना पॉलिटिकल आदमी के लिए बढ़िया बात है, काम करना चाहिए। उनको तो ये पता उनका धंधा क्या था, वो तो ये तो बता दो भाई हमारा धंधा तो ये आप था। ये कह रहे हैं विधायक बनने या मंत्री बनने से कोई लेना देना नहीं है आपके काम का? नहीं, मेरा परिवार क्या लेना देना, उनका चाचा, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का पापा है। मेरे तो 32 आदमी का परिवार है। बताओ ना भाई, एक भाई के अलावा बता दो शहर में, ये मूलचंद शर्मा का बेटा है, को बेटा पहचान दिखा दो। भाई के दूसरे भाई के अलावा बता दो कौन भाई है। और भगवान की कृपा है, और नहीं भी 2 दुकान और खोलूंगा। अभी 2 भाई बाकी हैं, अभी तो मिठाई की दुकान बाकी है। चलिए, हरियाणा न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि आपके आगे की क्या प्लानिंग है।
अच्छा, पिछली बार का हमने देखा कि मंत्रियों के भी टिकट कटे हैं, तो क्या सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला रहेगा? आप आश्वस्त हैं अपने टिकट को लेकर? संगठन जो तय करेगा मैं उसी पे तय हूँ। संगठन सर्वोप्रिय है। संगठन जो तय करेगा हम उस पर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। हमने माँ ने हमको बहुत कुछ दिया है और हम भरोसे और विश्वास के साथ, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा में काम करेंगे। बल्लभगढ़ की जनता आपको देख रही है, आपको क्या लग रहा है जनता क्या तय करेगी इस बार? आप मैदान बल्लभगढ़ में की उतरेंगे? जनता मेरे लिए भगवान के समान है और मुझे इस गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति ने, मुझे बल्लभगढ़ की जनता ने मुझे मुकाम पे पहुंचाने का काम किया। मैं बार बार वहाँ के बल्लभगढ़ के लोगों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और बल्लभगढ़ की जो आशा थी, बल्लभगढ़ के लोगों ने जो भरोसा और विश्वास था, आज बल्लभगढ़ एक शहर है, ऐतिहासिक नगरी है। बल्लभगढ़ के कॉलेज देखो, बल्लभगढ़ के रोड देखो, बल्लभगढ़ का सेक्रेटरी देखो, बल्लभगढ़ के सामुदायिक भवन देखो, बल्लभगढ़ के ऑडिटोरियम देखो। बल्लभगढ़ के एक नहीं, बल्लभगढ़ में शहर में हर चीज़ है जो बल्लभगढ़ में कभी नहीं थी। आज बल्लभगढ़ में हर चीज़ है। मैं उसके लिए मैं बल्लभगढ़ की जनता का आपकी पार्टी के साथ साथ आपके सामने भी हैट्रिक लगाने की चुनौती रहेगी। नहीं, पार्टी के साथ साथ हैट्रिक जो संगठन देगा उसी हिसाब से काम करेंगे। जो संगठन करेगा वो करेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया कटघरे में आने के लिए, वक्त देने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को आपने सुना। अपना कामकाज बतौर मंत्री इनकी ओर से बताया गया है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर बात की गई है। पार्टी के हैट्रिक का दावा कर रहे हैं और बल्लभगढ़ की जनता पर यकीन ये कर रहे हैं कि इस बार ये भी हैट्रिक लगाने वाले हैं। इनका इंटरव्यू आपने सुना है, तमाम सवालों के जवाब आपने सुना है। अब हरियाणा की जनता, बल्लभगढ़ की जनता ये डिसाइड करने जा रही है, निर्णय लेने जा रही है कि मंत्री जी कटघरे में पास हुए हैं या फिर फेल। दीजिए इजाजत, नमस्कार।